अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन सफदर को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फाल होते ही वज़ीर आज़म के दामाद की नाअहली रेफरेंस की पहली समात आज की। नाज़रीन, PTI के नवाबजादा सलाहुद्दीन साहब ने 16 मई को इलेक्शन कमीशन में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अहलिया मरियम सफदर के असासों की मुकम्मल तफसील दर्ज ना करवाने के खिलाफ पिटिशन दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन फौजदारी कार्रवाई करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नाअहल करार दे दे। 1 जून को इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से तहरीरी जवाब मांगा था, मगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए और ना ही इल्जामात का जवाब दाखिल किया और बाद इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो गया। दरख्वास्त गुजार नवाबजादा सलाहुद्दीन ने पनामा लीक्स में मरियम नवाज के ऑफशोर कारोबार को बुनियाद बनाकर यह दरख्वास्त दायर की कि कैप्टन सफदर के जमा कराए गोशवारों में मरियम नवाज के ऑफशोर कारोबार का तस्करा नहीं। पनामा लीक्स में मरियम नवाज 2 ऑफशोर कंपनियों नेस्कॉल लिमिटेड और नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड की मालिक दिखाई देती हैं। नाजरीन, तीसरी ऑफशोर कंपनी कुंबा ग्रुप में यह अपने भाई हुसैन नवाज के साथ शरीके कारोबार हैं। चौथी ऑफशोर कंपनी हैंगो प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड हसन नवाज की मलकियत है। मरियम नवाज 2011 में इन ऑफशोर कंपनियों के जरिए बनाई गई जायदाद से इनकारी थी, मगर कंपनियों की मलकियत की दस्तखत शुदा साइन सिग्नेचर्ड दस्तावेजात मंजर आम पर आ चुकी हैं। अब ICIJ के मुताबिक हुसैन नवाज और मरियम नवाज ने डॉल्शे बैंक जिनीवा से $13.8 मिलियन का कर्ज हासिल करने के लिए लंदन जायदाद गिरवी भी रखवाई। दोनों ने इन दस्तावेजात पर 2007 में दस्तखत किए। बाद जुलाई 2014 में दोनों कंपनियां एक और एजेंट को मुंतकिल कर दी गईं, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के असासों में अहलिया के इन ऑफशोर कारोबार का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के 2014 के जमा कराए गए गोशवारे मुलायजा कर रहे हैं। नाज़रीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पास इस्लामाबाद सेक्टर E12 में 500 मुरब्बा गज एक प्लॉट है। इसकी मालियत सिर्फ 2,50,000 रुपए है। गाजी कोट मानसेरा में 1 कनाल का प्लॉट, कीमत 7,86,000 रुपए। मानसेरा में 160 कनाल की ज़रई जमीन, मालियत दर्ज नहीं। जामपुर राजनपुर में 8 मुरब्बा 15 एकड़ 6 कनाल और 14 मरले की बारानी जमीन है, मालियत दर्ज नहीं। गाड़ी की फरोख्त से 20 लाख के सऊदी रियाल, मरियम नवाज को मुत्तहिदा अरब अमारात से BMW गाड़ी का भी तोहफा, मालियत 60 लाख रुपए बताई गई है। 10,31,000 की ज्वेलरी भी दर्ज है इसके अंदर। नाज़रीन, हबीब बैंक के अकाउंट में 20 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का जेर इस्तेमाल फर्नीचर और कपड़े भी इसके अंदर बताए गए हैं और 6 कनाल की खट्टा में ज़रई ज़मीन भी इसके अंदर बताई गई है। इसकी मालियत भी दर्ज नहीं है। इन गोशवारों में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अहलिया के ऑफशोर कारोबार, जायदाद या बैंक बैलेंसेस का कहीं जिक्र नहीं है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बराए 1976 के सेक्शन 12 2FA के तहत हर नुमाइंदे को, एवरी रिप्रेजेंटेटिव, नाज़रीन, उसे अपने और अपने अहले खाना के तमाम असासों और वाजिबात की तफसील मुजवज़्ज़ा फॉर्म पर दर्ज करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के सामने यही सवाल है कि जब मरियम नवाज 2 कंपनियों की मालिक हैं तो फिर इनके खावंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के गोशवारे इस सच्चाई से आरी क्यों हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाबजादा सलाहुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बताइएगा कि ये आपने जब पिटिशन डाली उसके बाद इलेक्शन कमीशन गैर फाल भी हो गया, अब वापस फाल हुआ है। पहला केस ये सुना जा रहा है, आज की पहली प्रोसीडिंग थी, आप मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल जी, हम आज गए थे वहाँ पर। मैं तो बिल्कुल हर पेशी पे आता हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन है हमारे मुल्क के हर जो कानून साज अदारा है उसकी मैं एहतराम करता हूँ। कोई रीज़न दी गई नवाबजादा साहब अंदर बैठ के कि क्यों मजीद वक्त चाहिए है? क्योंकि देखने में तो ये एक सिंपल गोशवारों का काम है, स्टेटमेंट्स का। इलेक्शन कमीशन क्या चाह रही है? एक्सप्लेनेशन उनसे या किस चीज़ का? इलेक्शन कमीशन उनसे रिटन जवाब मांग रही है टू एक्सप्लेन कि उन्होंने क्यों इसका जिक्र नहीं किया। सो इलेक्शन कमीशन ये मानती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कोई ऑफशोर अकाउंट्स रहे हैं, उनकी कंपनियां हैं, या वो एक बेनिफिशियल ओनर के तौर पे उनके दस्तखत मंजर आम पे आए? अब देखिए, इस चीज़ को मैं कबल वक्त तो नहीं कह सकता। केस है कोर्ट में, हम गए हुए हैं, उन्हें अब लिख के देना चाहिए ना जो भी अपना जवाब है। कि उनका मौकफ 3 समातों के बावजूद सामने नहीं आ रहा और अभी मजीद 14 अगस्त तक टाइम वो मांग रहे थे, लेकिन 9 अगस्त का टाइम दिए।
तो उम्मीद है कि उस पर आ जाएंगे वो। शुक्रिया। हमारे साथ नवाबजादा सलाउद्दीन साहब मौजूद थे, दरख्वास्त गवार हैं, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन लेकर गए हुए हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नाअहल करार दे दिया जाए। फाल होने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये पहला केस था जो सुना गया। इसी हवाले से एक और पिटीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखी है। वो बहरहाल इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिटीशन के अंदर जिक्र मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, ये चारों के चारों शख्सियात को जो है सादिक और अमीन ना होने के हवाले से इनके अकाउंट्स, इनके टैक्सेस, इनके गोशवारे, तमाम तर डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन में डाल दी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर फरमाइएगा कि मुश्किल वक्त है, बड़े फैसले करने होंगे। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फाल होते ही पहला जो काम है, पहला जो केस है वो सुनना शुरू कर दिया है। शुक्रिया। यकीनन बहुत सारा मुश्किल टास्क है, मुझे पता है इस बात का, और पीपल्स पार्टी जानती है कि मुस्लिम लीग का एहतसाब इस मुल्क में नहीं होता, उनके साथ इंसाफ बड़ा फ्रेंडली होता है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है अब इलेक्शन कमीशन को, और हमने इस जुडिशल सिस्टम को देखना है कि इसके ऊपर फैसले मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के और सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्होंने जिन लोगों ने डिक्लेरेशन गलत की उसकी बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया, डिस्क्वालीफाई करके कई परमानेंट डिस्क्वालीफाई हुए। अब सवाल यह है कि क्या उसी क्राइटेरिया पे कैप्टन सफदर अगर उसमें आ रहे हैं तो क्या उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? क्या यहाँ कानून की नई मुश्किलात आती हैं या स्टेट एक फैसला आ जाता है? इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान का इनका भी इम्तहान है। ये आए हैं, ये कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये कितने पावरफुल हैं, कितने अपनी अथॉरिटी असर्ट करते हैं। एक होता है मेयर अथॉरिटी कानून के तहत होना, इख्तियार होना, एक है इख्तियार इस्तेमाल करना। अब इलेक्शन कमीशन के पास एम्पावरमेंट हो चुकी है, इख्तियार मौजूद है। कल जो भी मेंबर्स थे उनको छोड़िए, आज जो बैठे हैं, अभी तो हम यही कह रहे हैं कि ये बड़े कंसल्टेशन के साथ नए लोग आए हैं, इन्होंने अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी है। अब आते ही उनके लिए एक मुश्किल टास्क जरूर आ गया, लेकिन आज अगर इस मुश्किल टास्क से ओहदा बरा होते हैं तो फिर यकीनन उनकी अथॉरिटी असर्ट होगी। ये असर्शन का वक्त और अपना बाइख्तियार होने का सबूत देना तो बहरहाल ये एक मौका है। मगर कायरा साहब, गुमान यही था कि पीपल्स पार्टी ऑल द वे नहीं जाएगी, और हाल ही में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि फासले बढ़ते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से भी। एक तो सड़कों का अनाउंसमेंट की तहरीक इंसाफ ने, आप लोगों ने नहीं की। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर भी कुछ कंफ्यूजन पाई गई, तो ये दिखाई दिया कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक साइड पे है और दूसरी साइड पे PTI का किबला कुछ और है। तो अब ये ऑपोजिशन की यकजहती बिखरती हुई दिखाई दे रही है। ये तो इमरान खान ने अपने तौर पे फैसला किया ना कि मेरी जमात करेगी, उन्होंने बाकी जमातों को दावत भी नहीं दी, उन्होंने अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे इस मामले को डिस्कस नहीं किया। जिन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ था, शाह साहब ने, ये बाकी दोस्तों ने कहा, उनका तहफ़्फ़ुज़ ये था कि बेहतर ये था, तरीकाकार ये था कि इससे अपोजिशन की तफरीक नजर ना आए, जिस तरह आप आज सवाल कर रही हैं। अगर इमरान खान ने हमसे पूछ लिया होता, हमसे मशवरा होता, तो आज आपका सवाल ना होता। तो ये सवाल हमारी वजह से नहीं है, ये सवाल इमरान खान की वजह से है। इल्जाम डाल आपने हम पे दिया। अपोजिशन की यकजहती है कि हमने जिन इश्यूज के ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर ये तय किया कि हम जॉइंट लेजिस्लेशन मूव करेंगे, पीपल्स पार्टी ने PTI से ज्यादा इस सारे मामले को स्पेयर हेड किया है। इस मामले सारे को, सारी अपोजिशन इकट्ठा हमने की है, TOR हमने बनाए हैं। इस मामले को लीड पीपल्स पार्टी ने किया है। इशू यह है कि जिस दिन, एक दिन पहले PTI के लीडरशिप यानी शाह महमूद साहब ने एक अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस होस्ट की खुद, और उसमें उससे अगले दिन वो बैठ के उनकी जमात ने फैसला कर दिया। उस पर कुछ लोगों का तहफ़्फ़ुज़ था कि जिन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया, उनको लेना चाहिए था। ये तासर दुरुस्त नहीं है कि अपोजिशन अलग अलग एहतजाज करे। अब ये राय है, हमने जॉइंटली भी मूव करना है और हमने सिंगुलरली। बट कायरा साहब, द फैक्ट रिमेन्स के पनामा कार्ड जो है ये आपका रिवाइवल ऑफ पीपल्स पार्टी पंजाब है बेसिकली। सर, अब आपकी PTI प्लस पीपल्स पार्टी ऑन वन साइड वर्सेस PMLN ऑन द अदर साइड, किसके वोट बैंक में डेंट मारेंगे सर? और ये भी कि रिवाइवल पंजाब के अंदर और साथ इंतजामी सतह के ऊपर बिलावल आए हैं, पेश रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है?
देखिए, हम किसी दूसरे को डेंट मार के नहीं करेंगे, हम लोगों के पास अपना एक मुकदमा लेके जाएंगे। ये बात के जी हम किसी को चकमा देंगे, हम किसी के वोट बैंक के ऊपर दावा बोलेंगे। हमने अपनी रीऑर्गेनाइजेशन शुरू की हुई है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को ठीक कर रहे हैं। पंजाब पीपल्स पार्टी को उस वक्त कोई लीड नहीं कर रहा। 5 रुकनी कमेटी है हर जिले सूबे के अंदर। पंजाब की 2 कमेटियां बनी है। एक कमेटी रजा परवेज अशरफ साहब, चौधरी मंजूर साहब, नदीम अफजल चंद साहब, राना फारूक साहब, सईद साहब और नदीम कायरा साहब, ये 5 बंदों की कमेटी है। इसी तरह साउथ पंजाब की है, इसी तरह सिंध की है, इसी तरह KPK की है, इसी तरह बलूचिस्तान की है। ये सारी कमेटियां अपने अपने सूबों में हर जिले में जा रही हैं, हर जिले के लोगों से, कारकुनों से मिल रही हैं, उनसे राय ले रही हैं कि आपके जिले की तंजीम क्या हो और आपके सूबे की तंजीम क्या हो। आपके इल्म है कि मुस्लिम लीग ने 2011 में तंजीम तोड़ी थी, आज तक नहीं बना सके। इमरान खान साहब ने एक इलेक्शन कराया था, अपने लिए खड्डे खोद के बैठ गए। पीपल्स पार्टी इसके बावजूद ये काम कर रही है, हम तंजीम साजी में कारकुनों की राय ले रहे हैं। तो उसके बाद हमारी तंजीम बननी है। सर मुझे बताइए कि तहरीक क्या है फाइनल, वो क्या शक्ल निकाल के अब सामने आएगी आने वाले दिनों में, क्लैरिटी? जो तहरीक है हमारी क्या है? हम कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते, हम कोई सड़कों पे नहीं आना चाहते, हम कोई गवर्नमेंट को नहीं गिराना चाहते। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि हमारा जो मुकदमा है, पनामा इशू एक इंटरनेशनली एक्सपोज्ड सूरत हाल है, उसके ऊपर तहकीकात कराइए। सारे लोग कह रहे हैं जी वो दुनिया में कहीं तक कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हंगामा। भाई कौन कर रहा है हंगामा? हमारा तो सिंपल मुतालबा है, तहकीकात शुरू करा दें। हमारे मुतालबे मान लें, सुप्रीम कोर्ट के कमरे में, सिर्फ एक कमरे में इसके ऊपर बहस होगी, बात खत्म। ना सड़कों पे आएगा, ना पार्लियामान में डिबेट होगा, ना कहीं और होगा। अगर हुकूमत नहीं बनाएगी तो अपने लिए खड्डा खोदेगी। अपोजिशन फिर सारे रास्ते खोल के रखेगी। अपोजिशन अवाम के पास भी जाएगी, अपोजिशन बिल्कुल एहतजाज करेगी, रस्तों पे आके खड़ी होगी, स्ट्रीट्स को ब्लॉक करेगी, बट जमहूरियत के रास्ते में रहते हुए। और जमहूरियत के को बचाने वाले मुस्लिम लीग वाले नहीं हैं। मुस्लिम लीग हमेशा जमहूरियत की डिरेलमेंट की बेनिफिशरी होती है। तारीख देख ले, जब डिरेल हुआ पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम, मुस्लिम लीग बेनिफिशरी हुई और पीपल्स पार्टी ने लड़के जमहूरी निज़ाम को दोबारा रेल पे लाई और फिर इन्होंने आके उस निज़ाम को ख़राब किया। ये एक लंबी कहानी है। बट हमारा सवाल यह है कि आज भी सबसे बड़ा जमहूरियत के लिए अगर कोई ख़तरा हो सकते हैं तो फिर अगर कुछ है तो वो गवर्नमेंट है जो हट धर्म है, जो बात नहीं मान रही। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, कह रहे थे कि खड्डा हुकूमत अपने लिए खुद खोल रही है और अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इस नई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि साबित करे पूरी दुनिया को कि कितनी बाइख्तियार है, कितनी ऑटोनमस है और कितनी आज़ादी से काम कर सकती है। आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर का उनके गोशवारे खोल के उनसे जवाब तलब कर लिया है। 9 अगस्त को उनको अपना मौक़िफ़ देना होगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कराची बदमनी केस के हवाले से और एक ऐसी ऑपोजिशन के जो महसूस ये होता है कि जमहूरियत से ही सिरे से मायूस हो गई है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बदमनी केस की समाअत कर रहे थे। केस नोगो एरिया से मुतल्लिक था। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ने अलग अलग रिपोर्ट्स पेश की। फाजिल जज ने दोनों को मुखातिब किया कि उन्हें रिपोर्ट की अंग्रेजी पर तो 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं और ये कहकर रिपोर्ट मुस्तरद कर दी कि जो सूरत हाल इस रिपोर्ट में पेश की गई हैं इसके मुताबिक तो कराची में एक भी कत्ल नहीं होना चाहिए। कराची अमन अमान वो मसला है कि जिसके हर पहलू पर आला अदालतों ने सुओ मोटो नोटिस लिए, अदालतें लगाईं, डेडलाइंस दी और तफसीली फैसले भी जारी किए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की सियासी भर्तियों, जमातों के सियासी विंग्स पर फैसला सुनाया। 2 साल बाद आला अदालत को अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए एक बार फिर अदालत लगानी पड़ी। 2013 में नो गो एरिया केस की समाअत शुरू हुई। तारीख पे तारीख बदलती गई। अदालत ने सवाल किया कि लियारी सोमनाथ का मंदिर है कि जो फतह ही नहीं हो सक रहा। नाजरीन, 3 साल गुजर जाने के बाद भी लियारी फतह नहीं हो सका। अगस्त 2013 में आला अदालत में गैर कानूनी असलहे का केस सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनने की हदायत की। इस समाअत में DG रेंजर्स ने फाजिल जज को यह बताया कि साबिक पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर के दौर में 19,000 असलहे से भरी शिप गायब हो गई। नाज़रीन, कमीशन का काम था तयन करे कि जहाज़ों और लांचों के जरिए असलहा स्मगलिंग का जिम्मेदार कौन है। आज 28 मई 2016 में भी कोई नहीं जानता या बता सकता कि साबिक वजीर बाबर गौरी के दौर में असलहे से भरा जहाज जो कराची के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ वो कहां गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बिलबोर्ड्स का नोटिस लिया। 30 दिन की डेडलाइन दी। मार्च 2016 की समाअत में एक बार फिर डेडलाइन दी गई। 1 माह की डेडलाइन में 3 माह गुजर गए। मई 2016 में एक बार फिर अदालत लगी।
अब की बार 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। सो यहां भी सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो सका। आखिरी डेडलाइन अभी 25 जुलाई को ही गुजर चुकी है। बिलबोर्ड्स मौत बनकर आज भी कराची के शहरियों के सरों पर आवेजा हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सीसी कैमरों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। ये केस भी 2015 में तब सुना गया जब डायरेक्टर आईटी तबस्सुम अब्बासी और सीनियर पुलिस अफसर के दरमियान होने वाली मुलाकात सामने आई कि जिसमें सीसीटीवी कैमरों की खरीदारी की मद में 200 मिलियन की करप्शन की गई। नाज़रीन, सीसी कैमरों का कंट्रोल केएमसी और हुकूमत के पास है। आज चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2012 में कराची पुलिस की जानिब से लगाए गए 820 कैमरों में से फकत 17 ही फाल हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट ने मजीद ये भी बताया कि सिंध हुकूमत कैमरों का सारा निजाम पुलिस के सुपुर्द कर रही है कि जिसका मकसद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने इस्तफसार किया, आज के इस्लामाबाद में इतनी बड़ी रकम और कराची के लिए हुकूमत के पास पैसा ही नहीं। क्या इस्लामाबाद के लोगों का ब्लड ग्रुप ज्यादा अच्छा है? आज पहली बार कराची की तमाम सूरत हाल पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध शदीद मायूस भी नजर आए। तबाही सिंध की किस्मत में लिख दी गई है। उनका यह कहना था शक्ल बदली है, पॉलिसी नहीं बदली। नाज़रीन, कल होने वाले वजीर आला के इंतखाब से जो वोटिंग का मरहला कल शुरू होगा उससे अलग हो गई है MQM। सिंध पर गुजरने वाले हालात पर ना अदालतें मुतमईन नजर आ रही हैं ना ही ऑपोजिशन। आखिर ये बेइत्मीनानी कब तक जारी रहेगी? आपको इसी हवाले से डिटेल्स भी बताएंगे उस मैकेनिज्म का कि जो आज तक बनाया ही नहीं गया कराची के अमन अमान के लिए। हमारे साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो फरमाइएगा कि आज आपने जिस मायूसी का इजहार किया है, बहुत से लोगों के नजदीक ये एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। टू बिगिन विद। जी बिल्कुल, मैंने ये मुकम्मल मायूसी का इजहार न सिर्फ किया बल्कि मैंने एहतजाज करते हुए सदाए हक भी बुलंद की है सिंध के लोगों की जानिब से। वोट का क्या मकसद होता है? ये लोग वोट देते हैं, इलेक्शन में आप दावे करते हैं, हुकूमत में आते हैं। आप देखिए 8 साल हमने पीपल्स पार्टी को गैर मशरूत वज़ीर आला दिया, गैर मशरूत उनकी हमने हिमायत की। 5 साल हम इत्तेहादी रहे, मुकम्मल पावर कॉरिडोर्स के साथ उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की, अपने इख्तियारात की। फिर 3 साल से सोलो फ्लाइट है। आप बताइए सिंध की कौन सी ऐसी करारदाद है जिससे कराची तक कश्मीर सिंध के लोगों की तकदीर बदल गई? सखर में, जामशोड़ो में, जैकबाबाद में, कराची, हैदराबाद, मीरपुर अरबों रुपए खर्च करने के बाद पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। थर में होने वाली हलाकतों में इजाफा ही होता चला जा रहा है। मुखालफिन के साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसके ऊपर एक लफ्ज ना पिछले कायमली शाह जो कप्तान थे सो कॉल्ड उन्होंने कहा, और अब जो नए आने वाले कप्तान हैं ये भी फरमाते हैं कि जो ऑपरेशन है वो सिर्फ कराची तक महदूद रहेगा। लाड़काना के अंदर जो एक कार्रवाई हुई, तो अगर ये इस तरह की तमाम मतलबुल अनानियत का नाम जमहूरियत है तो फिर इस ड्रामे में हम वोट डालकर हमें मिलेगा क्या? मुखालफत करते हैं तो एक जालिम मेजॉरिटी मौजूद है जो हर दफा अक्सरियत का नाम लेकर अब हुकूमत में आकर अपनी मनमानियां करती है। हमने पीपल्स पार्टी की कहाँ हिमायत नहीं की? क्या आपको याद नहीं है अभी रिसेंटली चंद अरसे पहले चेयरमैन सेनेट के लिए हमसे वोट मांगे गए। चेयरमैन सेनेट के वोट लेने के बाद भी आज भी आप बताइए कि MQM की जायज शिकायत के इजाले के लिए कौन सी पीपल्स पार्टी ने फोरम तश्कील दिया? कराची में तरक्कियाती कामों के लिए हमने कितनी आवाज बुलंद की? मगर सर ये बताइए कि जो आपके नामजद थे, जो आपके कैंडिडेट थे वजारत आला के लिए 2013 में, सरदार अहमद ने आज ये कहा है कि कोट अन कोट हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते कि जो हर चीज़ ख़त्म कर दे। सर ये कौन सा फैसला है जो हर चीज़ ख़त्म कर सकता है? माजरत के साथ सर, अब तो शटर डाउन की सलाहियत नहीं रही ना। देखिए, उन्होंने ये बात यकीनन इस पैराए में ही की कि हम इंतहाई मुखालफत की सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहते थे, हम इख्तिलाफ करना चाहते हैं। हमने मुराद अली शाह साहब को मौका दिया है कि वो अपने 8 साल के तमाम जो उनकी नाकामियां हैं उसका इजाला भी करें, और 22 महीने में हम देखना चाहते हैं तो वो अपने भरपूर मैंडेट के साथ सिंध पर हुक्मरानी करते हुए क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2018 तक मैं आपको ये बड़े दावे से कह रहा हूँ
कि ये 22 महीने पीपल्स पार्टी को 22 साल के बराबर लगेंगे। उनकी ये बैड गवर्नेंस उनको इस 22 महीने में मुराद अली शाह साहब को पता चल जाएगा। और मुराद अली शाह साहब इतने बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, वो पिछले 5 साल खुद भी उस बैड गवर्नेंस, उस करप्शन का हिस्सा रहे हैं, जिसका उन्हें खुद भी कफ़ारा। अच्छा सर, मगर पहले आप जरा तशरीह कर दें, वजाहत कर दें, ये इंतहाई मुखालिफत क्या है? सिंध अब तकसीम हो चुका है। सिंध वाज़े तौर पर तकसीम है। शहरी इलाकों के अंदर जो हुकूमत है वो शहरी इलाकों की नहीं है। शहरी इलाकों के अंदर वो अपने आप को एक एहसास महरूमी में महसूस कर रहे हैं, एक गम गुस्सा मौजूद है। और हुकूमत ने सिंध को कराची और सिंध को अलग-अलग 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हम ये समझते हैं कि ये मुराद अली शाह साहब को एक बार मौका मिला है। मुझे उम्मीद तो कोई नहीं है, सिंध के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। आप देख लीजिए, आज आप मुझसे रिकॉर्ड पर मेरे ये जुमले लिख लें, 22 महीने बाद भी मैं और आप यही बात कर रहे होंगे जो आज हम बात। सो देन सर, एक्सप्लेन टू मी कि वो ऐसा क्या करें कि आपको ये यकीन हो जाए कि सिर्फ चेहरे नहीं बदल रहे, अब इंशाल्लाह ताला कोई पॉलिसी भी बदलती दिखाई देगी। क्या देखना चाहते हैं आप? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो वादे कायम अली शाह साहब ने किए थे, हाँ। वो तो मुराद अली शाह साहब के वादों से 10 गुना ज्यादा थे। अब उन्होंने भी कुछ वादे किए हैं। वो फरमाते हैं कि वो सेहत पे इमरजेंसी लगाएंगे, एजुकेशन पे इमरजेंसी लगाएंगे। अब वो कहते हैं कि करप्शन पे पाबंदी करेंगे, करप्शन पे काबू पाएंगे। आप ये बताइए कि सिंध के अंदर क्या आपको नहीं पता कि 1 से ज्यादा वज़राए आला मौजूद हैं? आपको ये बात क्या किससे छुपी हुई है कि कायम अली शाह साहब के पीछे पसे पर्दा 3 से 4 वज़राए आला सिंध पर हुकूमत करते रहे हैं? कितने ही इक़दाम ऐसे हैं जिनका तो वज़ीर आला साहब को खुद पता नहीं होता। कितनी ट्रांसफर पोस्टिंग, बैड गवर्नेंस, करप्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको छुपाया गया है। जो बिलावल साहब ने सोमोटो लिए, जो एक्शन बिलावल साहब ने लिए, उनकी रिपोर्टों को छुपाया गया है। उनको मीडिया को निगेट किया गया, मीडिया की रिपोर्टों को मुस्तरद किया गया। सिंध हुकूमत के ऊपर पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा सोमोटो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सिंध हुकूमत के हैं। तो हम ये समझते हैं कि सिंध के अंदर इंतजामी बदहाली है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। पॉलिसियों का तसलसल वही है। उसी तरीके से जो है पसे पर्दा ताकतवर अनासिर अपनी मनमानियां करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा ज़हारुल हसन साहब का, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली। इंतहाई मायूस अपोजिशन भी और इंतहाई मायूस अदालतें भी नज़र आ रही हैं सिंध के हालात से। सिंध की गवर्नमेंट का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फैसलों को नज़रअंदाज करना, किस तरह मैंडेट को ओवरलुक किया गया है, इस हवाले से इंतहाई मायूस हैं अपोजिशन भी और अदालतें भी। अब ये कहना गलत ना होगा कि इनको गलत साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के नातवा कांधों पे ही तमाम तर बोझ है और उसका नाम है मुराद अली शाह। विल ही डिलीवर और विल ही नॉट? दैट्स द $1 million क्वेश्चन, बट वी गोना गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नाजरीन, दुनिया में रोजाना 4000 और सालाना 10 लाख लोग इस मौजी मर्ज के हाथों जान की बाजी हार देते हैं। हेपेटाइटिस के शिकार ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में करीबन 1.5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज में मुब्तला हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ नंबर सामने आते हैं। पूरे मुल्क के अंदर ये एक जो है 3rd बिगेस्ट मोस्ट कॉमन डिजीजेस के तौर के ऊपर हेपेटाइटिस हमारे सामने आता है। सिंध के फैक्ट्स और फिगर्स ही देख लीजिए। सिंध की 5 करोड़ की आबादी में हेपेटाइटिस वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 31 लाख से तजावुज कर चुकी है और इनमें से हेपेटाइटिस बी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 11 लाख और सी वायरस से मरीजों की तादाद 20 लाख से जायद है। सिंध के 4 अजला घोटकी, खैरपुर, संगड़ और दादू को हेपेटाइटिस के हवाले से हाई रिस्क भी करार दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए सेहत हेपेटाइटिस में तेजी से इजाफे को पाकिस्तान के लिए खामोश तूफान करार दे रहा है। माहिरीन का यह कहना है कि इस मौजी मर्ज के फैलाव में बुनियादी फैक्टर जो है वो आलूदा पानी है और इसके अलावा स्क्रीनिंग के बगैर इंतकाल खून और इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन का इस्तेमाल भी इस मोहलक मर्ज के फैलाव का बायस बनता है। मगर इस खतरनाक और अलार्मिंग सूरत हाल के बावजूद हमें कोई हंगामी बुनियादों के ऊपर कोई कैंपेन नहीं दिखाई दे रही हुकूमत वक्त की जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब जो प्रिवेंशन या बचाव के ऊपर फोकस करे।
हमारे साथ इसी बारे से बात करने के लिए डॉक्टर शहाब आबिद मौजूद हैं। आप हेड हैं गैस्ट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज आलमी दिन है हेपेटाइटिस का। तरजीहात हैं इसके ऊपर बचाव करने की और इसके इंसिडेंस को कम करने की, वो पूरी तरह से मुतय्यन नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि इसके दो पहलू होते हैं। एक तो ये कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए मरीज़ हैं उनका मुकम्मल इलाज होना चाहिए, और दूसरी सूरत में ये है कि इसमें मज़ीद बचाव होना चाहिए ताकि इनकी तादाद के अंदर इजाफ़ा ना हो। अब बचाव के लिए दो बुनियादी एरियाज़ हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो एक बड़ी वजह है इसकी, जिसमें 2.5% के करीब हमारी आबादी मुतासिर है, वो हेपेटाइटिस बी है। उससे बचाव की बहुत अच्छी वैक्सीन मौजूद है और वो तकरीबन 95 से 97% लोगों में बचाव कर सकती है। हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पूरी आवाम को जो है इसके बारे में आगाही का शऊर दें और उसके बचाव की वैक्सीन हर एक के लिए लाजमी करार दी जाए। एक तो ये चीज़ें जिसके ऊपर हुकूमत सर, मगर जब ये इतना कॉमन है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि सेंसिटिविटी और अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों नहीं बढ़ाई जा रही हर सूबे के अंदर। आप देख रहे हैं कि हर 10 लोगों में से 1 या 2 को हेपेटाइटिस है हमारे मुल्क के अंदर, और बहुत से लोग तो अभी आगाह भी नहीं है। फिर 13 इंजेक्शंस के ऑन अ ईयरली बेसिस बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव। हमारा फोकस बचाव पे क्यों नहीं है, अवेयरनेस के ऊपर क्यों नहीं है? अगर गंदा पानी, गंदी खुराक से ये काम हो रहा है तो एटलीस्ट हम इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं ना लोगों को। इसके ऊपर काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो काम जो एक मरबूत तरीके से नहीं किया जा रहा। ना ये कि पब्लिक सेक्टर के अंदर इसके ऊपर एक मरबूत तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, और ना ही इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हर एक अपने एक छोटे डोमेन फोकस के अंदर ज़रूर काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक मरबूत शक्ल देने की ज़रूरत है। इसको एक कौमी एमरजेंसी के तौर के ऊपर अगर सोचा जाएगा, इसको हमारी तरजीह बुनियादों में अव्वलीन तरजीह पे रखा जाएगा, उसी सूरत के अंदर हम जो है इससे बचाव के लिए तदाबीर को इफ़ेक्टिव तरीके से इम्पोज कर सकते हैं और बड़ी तादाद के अंदर आवाम को इससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सर, डीम्यूचुअलाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज का ये एक बड़ा एक मुस्बत कदम उठाया गया था, मगर 3 साल इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ और अब हम देख रहे हैं कि बड़ी पेशरफ्त है। पहले 3 साल क्यों नहीं कुछ किया? देखिए, इसमें हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये 2012 अगस्त में डीम्यूचुअलाइजेशन की इब्तिदा शुरू हो चुकी थी। हमने इसमें काफ़ी देखें, बीच में इंटीग्रेशन आ गई स्टॉक एक्सचेंजेस की, और हमने ये देखा कि हमें इनको एक को करना होगा, वरना 3 दुकानें बिकने जाएंगी तो मामला ठीक नहीं रहेगा। तो जनवरी 11 को इस वक्त हमारी तीनों कंपनीज की इंटीग्रेशन हो गई। अच्छा। और जो सही प्रोसेस था इसका, और अच्छा बीच में हमें वो फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट्स पे काफ़ी तवज्जो दी हमने, और अल्लाह का शुक्र है वो हम कामयाब भी हुए, हम अपग्रेड भी हो गए। कमाल साहब, एक बात बताइएगा, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज़ वक्त की किल्लत है। आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। 2 अहम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपने रोड शोज किए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आई वांट टू नो रिस्पांस क्या है, हैज इट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड? क्या रिस्पांस सिग्निफिकेंटली तब्दील हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा, माशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और बहुत बेहतर रही है। आज भी हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट चल रही है। रिस्पांस हमें चाइना से, हमें वेस्टर्न कंट्रीज से, इस वक्त हमारी टीम लंदन बैठी हुई है, न्यूयॉर्क जाएगी नेक्स्ट वीक। रिस्पांस इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। और सर, शुरू में तो हमें एक मरहला लगा फ्रंटियर मार्केट से वापस इमर्जिंग में आने को, फिर भी रिजर्वेशंस बहुत थी, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। अब क्या सिक्योरिटी के हवाले से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ है? आर पीपल फीलिंग मोर पॉजिटिव? आर दे नॉट वरीड अबाउट सिक्योरिटी एज मच एज दे वर इन द पास्ट? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि सबसे बड़ी जो तब्दीली इस वक्त आई है, 2 आई हैं तब्दीलियाँ। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पे जो हमारा ज़र्ब-ए-अज़ब चल रहा है, जो हमने बहुत से रोड शोज़ किए हैं, ये बड़ा वाज़ेह है कि इन्वेस्टर बाहर दुनिया का ये समझ रहा है कि पाकिस्तान ज़र्ब-ए-अज़ब ठीक स्टेप लिया है और इसमें कामयाबी हो रही है। हमें ये बहुत बड़ा एक डिफरेंट है, और इसलिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। दूसरी तब्दीली यह आई है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त मच बेटर कंपेयर टू जो 3 साल पहले के थे। तो आज हमारी पोजीशन डीम्यूचुअलाइजेशन के लिए 40% बेचने के लिए बहुत बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू, फाइट ऑन टेररिज्म, सक्सेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।
सर मुझे ये बताइएगा कि आई अंडरस्टैंड कि अब चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है, आपकी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, शेंजन है, दीगर हैं, सो टू से बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है, मगर मुझे ये समझाएं सर कि आप पार्टनर को किन बुनियादों पे चूज करेंगे? पैसा तो हमें हर कोई दे देगा, बट वैल्यू और एक्सपीरियंस कौन सा पार्टनर लेकर आएगा, इसका तयन आप किस तरह करेंगे? आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें पैसे तो मिल भी जाएंगे और ये कोई $1 बिलियन वगैरह की तो ट्रांजैक्शन है जी। हमें यही देखना है एट द एंड, जब हमारा रोड शो कंप्लीट हो जाएगा लेट्स से बाय मिडिल ऑफ अगस्त, और जो इंटरेस्ट हमें आएंगे उस वक्त महर हम देखेंगे बैठकर कि कौन वैल्यू कौन ला रहा है ज़्यादा और लॉन्ग टर्म जिसके लिए फ़ायदा हमारे पास होगा। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि इमीडिएट हमें पैसे की ज़्यादा फिक्र ना होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। हम ये देखेंगे कि वैल्यू कौन ला रहा है और कॉम्बिनेशन होगा लोकल का और फॉरेन का, और इंशाल्लाह हम वाइट की बात करेंगे। और देखें ये जो दुकान है और जो शेयर बिकने जा रहे हैं वो हमारे 200 ब्रोकर्स जो हैं इस वक्त उनका है। सो फाइनल से तो उनका होगा, हम बोर्ड पे और एज चेयरमैन हम गाइड कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट कर रहे हैं, और जाहिर है इसमें SECP की भी इन्वॉल्वमेंट होगी एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो टू रीइटरेट, बिल्कुल आपने सही कहा, जो वैल्यू ज़्यादा लाएगा उसको हम चूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सो सर राइट नाउ फॉर इंस्टेंस चाइना इज एक और इमर्जिंग मार्केट है हमारी तरह, सो इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड नहीं आएगा, पैसे हैं। कतर सेम थिंग सर, कतर भी अभी पांव पे खड़ा हुआ है, उसने हमें क्या सिखाना है, कौन सा एक्सपीरियंस लाना है? सो टर्की को देख लीजिए, एक बेहतर मिसाल है हमारे सामने, यू नो देव गॉटन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। मुईशत को उन्हें आगे बढ़ाया है, लंदन अगेन लंबा अरसे का एक तारीख रही है उनकी, उधर से हम बहुत सीख सकते हैं। क्या ये भी पार्टनर्स हमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं? हमें देखें, टर्की से हमें बहुत इंटरेस्ट आया था, और जाहिर है इस वक्त ज़रा थोड़ा सा टर्मोइल में है, सो वी कांट प्रेडिक्ट कि वो कैसा उनका फाइनल होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टर्की हैज़ गॉन अहेड, बट एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से डोंट अंडर एस्टिमेट चाइनीज़ ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट तो देर से किया था। आज शंघाई स्टॉक एक्सचेंज सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड है, शेंजन इज 7th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। चाइना फ्यूचर्स में डेरिवेटिव्स की बहुत बड़ी मार्केट है, बट बिल्कुल आपने ठीक कहा। So you think Chinese will also bring value? Of course they will. Of course they will. They're much ahead of us. Okay. Much ahead of us. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुनीर कमाल साहब मौजूद। रोड शोज हो रहे हैं चाइना, लंदन, न्यूयॉर्क में डीम्यूचुअलाइजेशन की बात हो रही है। इसी हवाले से बड़ा मुस्बत रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को मिल रहा है एक इकोनॉमी की बेहतरी के हवाले से। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह पीर को मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।